हेलो। आज हमारी तीसरी क्लास जो कि राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए हमारी ये तीसरी क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत जो सारे सवाल हैं हर टॉपिक से एक एक सवाल कराया जा रहा है, एक एक दो सवाल लिए जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उन सवालों को कराया जा रहा है। परीक्षा में यही सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन सवालों को आप पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में करने की कोशिश करो। नहीं होता तो मैं इनको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। एज इट इज यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल कहाँ से लिया गया है? जो पहला सवाल है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ एक एक्सरसाइज दी हुई है तुम्हारे सिलेबस में, उस वहाँ से ये सवाल लिया गया है। सवाल क्या कहता है? दो संख्याएं हैं जो कि 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका जो लैसा है वो क्या है? 120 है, तो मैसा क्या होगा? ठीक है, तो मैसा कौन सी संख्या होती है? यानी दो संख्याओं की ऐसी कॉमन वैल्यू यानी कि उनमें से दोनों में से निकाली जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसमें दोनों संख्याओं से वो कॉमन ली जा सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी मैसा, जिसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर एलसीएम की बात करें यानी कि लैसा है, तो लैसा ऐसी संख्या होती है कि दोनों संख्याओं का भाग, वह छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या में दोनों संख्याओं को क्या चला जाए? पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या का कहलाती है हमारी लैसा। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं इसको। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। कैसे अनुपात में? 5:6 में है। ठीक है, अब क्या याद करना है? मैसा। तो मैसा बताओ एक कौन सी संख्या होती है? मैसा हमारी कौन सी संख्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उनमें से कॉमन ली जाए। ठीक है, दोनों में से कॉमन आए। जैसे अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर इसमें से दो कॉमन लूँ, इसमें से दो और यहाँ से दो लूँ, इनका गुणा कितना हो जाएगा? 10, 12। तीन का गुणा करूँ तो 15 और 18। ऐसे तो बहुत सारे नहीं, लेकिन अब एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो इनमें दोनों में आ जाए। तो ऐसी कौन सी आएगी? x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5x और 6x। पहली संख्या कौन सी आ गई? 5x, और दूसरी कौन सी आ गई? 6x। दो संख्या हमारे प्राप्त हो गई, इनमें x आपको मान के। ठीक है, अब देखो एक सूत्र बताया था मैंने कल आपको। कौन सा? यानी कि जो दो संख्या, पहली संख्या ये रही और दो संख्या, इन दोनों संख्या को गुणन करेंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं का लैसा और दोनों संख्याओं का मैसा, यानी कि लैसा और गुणा मैसा। एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का जो दो संख्या होती है, इन दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं का लैसा और दोनों संख्याओं का मैसा। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी दी हुई है? दो संख्या कौन कौन सी दी हुई? एक तो दी हुई है पास में 5x गुणा, दूसरी कौन सी दी हुई है? 6x बराबर। अब इसमें लैसे की बात करें तो लैसे कहाँ है? इसमें दिया हुआ, यदि उनका लैसे, दोनों संख्या को लैसे कितना है? 120। मैसे मैसे क्या होता है? दोनों संख्याओं में ऐसी कॉमन संख्या जो उनमें सबसे बड़ी संख्या हो। ठीक है, कॉमन संख्या है। तो यहाँ जो इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या जो कॉमन आ रही है, एक्स आ रही है। कौन सी? एक्स, जिसका हमने गुणा किया था एक्स का। ठीक है, तो यहाँ कौन सी है? एक्स। गुणा करो 30x, एक एक्स ये, एक एक्स तो 30x स्क्वायर बराबर 120x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर 30 कैसे भाग देंगे? तो 120x बटे 30 का भाग में एक जीरो से जीरो कट गई, यानी कि 4x। क्या है? 4x। ये x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम x गुणा x लिख सकते हैं बराबर 4x। एक x यहाँ, एक x यहाँ, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जब आपस में गुणा होते हैं, कोई प्लस माइनस का चिन्ह लेंगे तो आपस में संख्या जो समान संख्या है वो क्या होती है? कट जाती है। तो एक x समान है, एक x ये समान है, कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा? 4। और x हमने क्या माना था यहाँ पे? मैसा। x क्या माना था? मैसा। ठीक है, तो मैसा बराबर कितना आ गया? 4। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? दो संख्याओं का योग कितना है? 45। दो संख्याओं का जो योग है वो क्या है? दो संख्याओं का योग 45 है, उनके मैसा और लैसा क्रम से 3 और 168 है। ठीक है, ये सवाल में आपको देखने को मिलेगा।
दो संख्याओं का योग कितना है 45। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका मैसे और लैसे कितना है 3 और 168 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है जिसमें एक में भाग। व्युत्क्रम क्या होगा, एक में भाग, यानी कि मैं बोलूँ x, यानी कोई संख्या हमारे पास क्या है x है, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। ठीक है, कोई संख्या y है तो y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। ठीक है, 1/y। तो दो संख्याओं का योग कितना है 45। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, पहली संख्या x मानी दूसरी y, तो कितना आ गया उनका योग 45 आ गया। ठीक है, उनका मैस है। ठीक है, x और y का जो मैस है वो कितना है, मैस है कितना है 3 और लैस है कितना है 168। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, पहली संख्या क्या है x है, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का y का 1/y, ये क्या होगा व्युत्क्रम हो गई। अब इनका योग करेंगे तो देखो नीचे क्या आ जाएगा x और y का लैसा लेंगे x y, x का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा y, इस y का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा x, x का बड़ा इसमें करेंगे तो x। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो x प्लस वाई का मान तो ये दिया हुआ 45। ठीक है, और ये दोनों संख्याएं एक तो x है और एक क्या है y है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है अभी बताया था, मैसा गुणा लैसा के, मैसा गुणा लैसा के तो होता है। ठीक है, तो अब इसके बराबर x और y का मान कितना दिया 45 बटे x और y, ये दो संख्या है, पहली x है दूसरी क्या है y है। ठीक है, इन दोनों का व्युत्क्रम होता है, लेकिन x y दो संख्या है, इन दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है मैसा गुणा लैसा के। तो मैसा कितना है हमारे पास 3 गुणा लैसा कितना है 168, काटो इसको, 3 से 15 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा यहाँ 5 बचेगा, ये 3 से कटेगा 5 6 बचेगा। हाँ, तो ये होता है 5/56, कितना आ जाएगा 5/56, यानी कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा 5/56। ठीक है, अगला सवाल औसत से लिया गया है। इन सवालों को करते चलिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, और रोज 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास है, मात्र 1 घंटे की है। इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि आपने मैथ नहीं पढ़ी। ठीक है, 100 संख्याओं का माध्य कितना है 120। 100 संख्याओं का जो माध्य कितना है 120 है। पता चला कि 16 और 34 की को गलती से 61 और 43 पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य है। ठीक है, यानी हमारे पास 16 से 100 संख्या है, उनका जो माध्य निकल के आया वो कितना है 120 निकल के आता है। लेकिन अब हमें क्या पता चला है उसमें कि 16 था उसको क्या पढ़ लिया 61। ठीक है, और 34 को क्या पढ़ लिया गया 43। ठीक है, 34 को क्या पढ़ लिया गया 43। 16 क्या है 61 से कम है और 34 43 से कम है, यानी कि सीधी सी बात है कि अब हमारा जो औसत है वो कितना है ज़्यादा है। लेकिन पहले अगर हमने क्या किया है कि 16 में जब 61 पढ़ लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा में जब हमारा औसत निकलेगा तो ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या कहा है, तो 61 की जगह वास्तविक जो वैल्यू थी वो क्या थी 16 थी। 16 थी, तो पहले 100 संख्या का माध्य कितना है हमारे पास 120, ये क्या है माध्य। ठीक है, संख्या हमारे पास 100 है, लेकिन दो संख्या ऐसी हैं, एक कौन सी हमारे पास 16 और एक कौन सी हमारे पास 34। इसको क्या पढ़ लेते हैं हम 61 और इसको पढ़ लेते हैं 43 उल्टा। ठीक है, एक बार बताओ, अगर हम मतलब माध्य निकालेंगे, एक तो ये छोटी संख्या है। ठीक है, एक तो क्या है ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या पढ़ लेंगे इसकी जगह में, तो माध्य हमारा ज्यादा निकलेगा कम निकलेगा। माध्य हमारा कम निकलेगा ज्यादा निकलेगा, छोटी संख्या को पढ़ेंगे तो कम निकलेगा, ज्यादा बड़ी संख्या को पढ़ेंगे तो
ज़्यादा निकलेगा। लेकिन अब क्या कहा है इसमें कि 16 तथा 34 को गलती से 61 यानी कि 16 को क्या पढ़ लिया 61, तो माध्य मार्ग ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का इन दोनों को जोड़ दें, इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें, तो कितना अंतर आएगा? 16 34 कितने होते हैं 50, 61 और ये कितने होते हैं 4 50 10 104। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो योग आया होगा, राशियों का जो योग आया होगा वो इतना कम आया होगा। इतना मतलब इस जो 50 योग किया होगा पहले तो 104 योग किया होगा, क्योंकि इसको उल्टा योग पढ़ लिया है तो 104 योग किया होगा। लेकिन अब ये ज्यादा कितना है इससे, तो इसको ज्यादा कितना होगा, ये 54 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा 54, तो 54 ज्यादा होगा। 54 किस संख्याओं पे ज्यादा होगा, 54 किस संख्याओं पे ज्यादा होगा, तो 54 किस संख्याओं पे ज्यादा होगा 100 पे। 100 संख्याओं का ही तो है, तो 100 का इसमें भाग में देंगे 54 में, तो 54 में जब हम 100 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा 0.54। ठीक है, यानी कि ये जो माध्य है इससे क्या है ज्यादा है 0.54, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 100 जो घटाएंगे कितना आएगा 119.46। वास्तविक जो माध्य हो हमारा कितना आएगा 119.46 आएगा। वास्तविक जो माध्य हमारा कितना आएगा 119.46। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें बड़ी तरीके से, देखो सबसे पहले इसका इसको गुणा करो। ठीक है, वह उस तरीके से करेंगे ना, राशियों योग राशियों की संख्या, तो हमारे पास औसत निकालेंगे, तो औसत कितना है 120, 120 में इसमें भाग देंगे। ठीक है, लेकिन 100 माध्य है, 100 संख्या का माध्य कितना है 120। अब उसमें क्या किया हमने कि 16 को क्या पढ़ा है 61, और 43 को 34 को क्या पढ़ा है 43। 61 और 43 तो होते हैं 104, और 16 और 34 कितने होते हैं 50। ठीक है, जब राशियों का योग किया गया होगा वहाँ पे औसत निकालने के लिए, तो कितना आया होगा, यहाँ तो 50 और यहाँ 104, तो हमने गलती से कितना पढ़ लिया 104 पढ़ लिया, जबकि होना कितना चाहिए था 50 होना चाहिए था। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 54 है। 54 है तो है, ये 54 अंतर है वो किस पे है, कितनी संख्याओं पर 54 है, वो 100 संख्याओं पर है। तो 100 संख्याओं का इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 0.54। 0.54 ज्यादा आया हमारा वास्तविक संख्याओं से, जो इसका औसत है वो कितना आया 0.54 ज्यादा आया। जब हम वास्तविक संख्याओं पर हम जब इसको निकालेंगे तो 0.54 इसमें 120 में से घटाएंगे कितना निकलेगा 119.46। ठीक है, थोड़ा मतलब लॉजिकल सवाल है, अगर ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो ये सवाल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर लेंथी सवाल करना है तो बहुत लंबा हो जाता है ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आपके धीरे धीरे। ठीक है, हर सब टॉपिक से सवाल लिए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। अगला सवाल क्या कहता है, ये किसी घोड़े को बी को, यानी कि ए बी को दे रहा है 5% लाभ पर, बी सी को दे रहा है 10% लाभ पर। बी सी को दे रहा है 10% लाभ पर, यानी कि ए है वो किसको दे रहा है बी को दे रहा है कितने पे 5% लाभ पर। ठीक है, और बी कितना दे रहा है सी को 10% लाभ पर। ठीक है, तो सी को जो दिया है वो कितने में दिया है 2310 रुपये में देता है उस घोड़े को। तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो सी का क्या ज्ञात करो क्रय मूल्य है, सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो कि सी का नहीं ए का क्रय मूल्य ज्ञात होगा इस पे। ठीक है, सी का क्रय मूल्य तो ये 2310 है ही है इसका, ए का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य 2310 रुपये दे रखा है इसमें। ठीक है, ए को ए देता है बेचता है बी को 5% लाभ पर, और बी सी को बेचता है 10% लाभ पर। ठीक है, जो 10% लाभ पर ये बेचता है तो इसका जो ये है बी का जो विक्रय मूल्य क्या है 2310 रुपये, और सी का ये क्रय मूल्य होगा। तो सी का जो क्रय मूल्य दे रखा था इसलिए वो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, तो माने हम ए को मान लेते कितना एक्स, कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि एक्स क्या है ए का क्रय मूल्य है। क्या कहा उसने, ये किसी घोड़े को बी को 5% लाभ पर,
बी को ये देगा तो कितने परसेंट लाभ पर 105% लाभ। वो 5% लाभ को हम कैसे लिखेंगे 100 पे 5% लाभ। ठीक है, ये क्या आएगा बी का क्रय मूल्य। अब बी सी को दे रहा है, बी किसको दे रहा है सी को, ये बी का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब बी सी को बेच रहा है कितने का 10% लाभ पर, तो वही इसमें बेचेगा 100 पर कितने का 110% लाभ, 10% लाभ पर। ठीक है, लेकिन अब सी कितने रुपए में दे रहा है इसको, सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 2310 रुपए। ठीक है, इसको काटो, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो ये x गुणा 21 11 बटे 20 गुणा 10, 20 गुणा 10। ठीक है, 2310। ठीक है, अब देखो इसको काटो, 21 से काटेंगे यानी कि इन संख्याओं को इसको काट सकते हैं या हम एक रख लेंगे, ये ऊपर की संख्या हो गई सारी की सारी। ठीक है, ऊपर की संख्या जब गुणा होती है तो इस गुणा होता है जो दोनों से सही संख्या हो तो इन संख्याओं को काट सकते हैं, नीचे की संख्या को नीचे से काट सकते हैं। ठीक है, बराबर का मतलब ये होता है ऊपर की संख्या ऊपर से, और किसी संख्या में एक का हम भाग दे सकते हैं, तो नीचे की संख्या कितनी होगी एक हो गई और ऊपर की संख्या से ये होगी। ठीक है, तो अब इसको काटो, 21 से जब इसको काटेंगे तो 21 से कम 21, 21 से कम 21 तो 110, 11 से इसको काटेंगे 10, तो x बराबर 10 गुणा 20 गुणा 10, ये संख्या है तो गुणा हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2000। यानी कि ए ने जो घोड़ा, ए का जो क्रय मूल्य है, ए ने जो घोड़ा खरीदा था वो कितने का खरीदा था 2000 रुपए का। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा है, वही लाभ हानि से है। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु पर 448 पर बेचने में हुई हानि के बराबर है। वस्तु पर 50% लाभ, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है, 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु पर 50% लाभ प्राप्त करो। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है हमारे पास, ठीक है, वो कितने में 832 रुपए में जितना लाभ हुआ है, बेचने पर जितना लाभ हुआ है, ठीक है, इस वस्तु पर हुई 448 रुपए में हुई हानि के बराबर है। ठीक है, तो वस्तु पर 50% लाभ प्राप्त करो। ठीक है, कोई वस्तु है हमारे पास में, ठीक है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है, 832 रुपए में क्या हुआ है, इस पर लाभ हुआ है। ठीक है, तथा इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को देखो, ऐसे सवालों में क्या आते हैं जब एक वस्तु पर दो लाभ होता है, जब एक वस्तु पर क्या होता है लाभ हो रहा है, जब दोनों में एक ही वस्तु पर 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, जितना लाभ हो रहा है और उसी वस्तु पर बेचने पर इतने रुपयों में बेचने पर हुई हानि के बराबर, जब ये दोनों क्या हुआ हानि और लाभ दोनों क्या हुआ बराबर हो, तो इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को नॉर्मल तरीका, वैसे थोड़ा लेंदी होता है, वो तरीका बता रहा हूँ। दो वस्तुओं में एक वस्तु है, ठीक है, 832 रुपये में बेच रहे हैं उस पर, तब उस पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, और 448 में उससे क्या हो रही है हानि, हानि और लाभ दोनों क्या है बराबर है। जब हानि बराबर क्या हो लाभ, यानी कि दोनों का जो मान है कितना हो बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसी स्थिति में जो लाभ हुआ है उस संख्या को, कितना हुआ लाभ 832 प्लस जिस पर हानि हुई है 448, 448, ठीक है, 448 इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे जो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे, इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। माना ये मार्कर है, ठीक है, इसकी कीमत माना कि कुछ है,
इसकी कीमत एक्स है, ठीक है। एक्स पर जितना इस पर मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरी कीमत मैं दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को बोलता हूँ बेचता हूँ उसको एक्स कीमत पर, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को बेचता हूँ वाई कीमत पर। जब मैं एक्स को बेच रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा है जिस पर मुझे लाभ मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कोई यानी कि ये मान रहा 10 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, 10 रुपये का मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। एक को बेचता हूँ 15 पर, एक को बेच रहा हूँ किस पर, 5 पर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यानी इस पर तो मुझे 5 का लाभ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे 5 पर हानि हो रही है। तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 और 15 जोड़ जब कितना है, 20। 20 में 2 का हम जब भाग देंगे तो क्या निकल पाता है हमारा, वह मूल्य जितने पर ये मैंने खरीदा था, ठीक है। तो वही यहाँ बात करिए, ये 10 रुपये में मैंने खरीदा था कोई चीज, मार करिए, ठीक है। एक को बेच रहा हूँ मैं 15 में, तो यहाँ मुझे 5 का लाभ हो रहा है। एक को बेच रहा हूँ मैं यहाँ 5 का, ठीक है। तो यहाँ मुझे 5 की हानि हो रही है। हानि और लाभ की वैल्यू कितनी है, बराबर हो रही है, 5 का यहाँ हानि हो रही है, 5 का लाभ हो रहा है, 5 की हानि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जिस पर मैं इसको बेच रहा हूँ, दोनों इन दोनों जो बेचने की हमारी जो संख्या है 15 और 5, इन दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 15 और 5 कितना है, 20। जब 20 में 2 का भाग देंगे तो जो वैल्यू आती है निकल के, वो क्या आती है, हमारी खरीदने की वैल्यू क्या आती है, खरीदने की, ठीक है। तो ऐसे जब अब ये क्या है, हमारी खरीदने की जो मैं वैल्यू निकालेंगे, तो इस पर बेची दोनों संख्या, दोनों ये बेची गई है, इस पर हानि हो रही है, और इस पर लाभ हो रहा है, इस पर हानि हो रही है, ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होता रहेगा, 10 असलिक 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1280/2 यानी कि 640। क्या हो गया मेरा खरीदने की वैल्यू, क्या हमें खरीदने की वैल्यू 640 रुपये। लेकिन अब उसमें कुछ और कह रहा है कि वस्तु पर 50% लाभ प्राप्त करो। तो इस पर हम 50% यानी कि 50% जब हम लाभ प्राप्त करेंगे 640 पर, तो 100 पर 50%, तो जब 100 पर 50% करेंगे तो 150, 1 0 से 0 यानी 3/2, 2 का इसमें पड़ेंगे 32, 32 की 6 यानी कि 960। उत्तर कितना है, 960, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, समझने लायक था, ठीक है। वाला मैं सीधा ही सवाल, सवाल को पहले पढ़ लो इसमें, फिर उसके बाद सॉल्व करके कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं इसको कराएगा, ठीक है। अगला सवाल, 848 की राशि पर 4 वर्षों में चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितने का भुगतान करना होगा। साधारण यानी प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितनी है, 4% है। साधारण ब्याज कितनी है हमारे पास, 4% है, ठीक है। 848 की राशि है हमारे पास, ठीक है। 4 वर्षों में चुकाने के लिए प्रति वर्ष, यानी कि हमारे पास कोई राशि थी, ठीक है। वो राशि हमारी बढ़ के कितनी हो गई, 4 वर्षों में 848 हो गई, ठीक है। लेकिन 848 जो हमारी हुई तो उसका हमें किस्त बनानी है, प्रति वर्ष भुगतान, प्रति वर्ष किस्ती होती है, ठीक है। प्रति वर्ष हम किसी भुगतान को चुकाएंगे तो कितना भुगतान करना पड़ेगा, हर वर्ष, हर साल की भांति कितना कितना इसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या 4 वर्षों में चुकाने के लिए, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं हर साल 100 रुपये दूंगा, मान लेता हूँ, ठीक है। हर साल में कितने रुपए दूंगा, 100 रुपये दूंगा पहले साल, दूसरे साल कितने दूंगा, 100, और तीसरे साल कितने दूंगा, 100, और चौथे साल कितने दूंगा, 100, मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है, 4 वर्षों में चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितने का भुगतान करना होगा, जबकि वार्षिक दर कितनी है, 4%, 4% मुझे ब्याज में देनी है, ठीक है। तो अब बताओ, ये पहले साल की है, ये दूसरे साल की है, तीसरे साल की है, चौथे साल की है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को, जब इस 100 रुपये पे मैं 3 साल बाद, जब 4 साल बाद जब मैं वो पैसे चुकाऊंगा,
तो 4% के हिसाब से कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे एक्स्ट्रा साधारण ब्याज में? एक साल में 4, दूसरे साल में 8 और तीसरे साल में 4। यहाँ पे 4 दूंगा, यहाँ पे 4 दूंगा, यहाँ पे 4 दूंगा। तो यानी कि कितने हो गए पैसे? ये कितने हो गए? 4 4 8 4 12, यानी कि 12 हो गए। कितने? 12 एक्स्ट्रा 100 गए। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अगला हमारा ये 100 बचा। इस 100 के कितने देंगे हम? 4 और 4 8। कितने देंगे? 4 और 4 8 रुपये इस पे देने पड़ेंगे। अब ये 100 बचा, तो यार इस पे कितने देंगे अंतिम तौर पे? 4। और इस पे कितने देंगे? यहाँ तो कोई देंगे नहीं, 0। ठीक है, तो टोटल जो हमारी ब्याज होगी वो कितनी होगी? 8 12 और 8 कितनी होगी? 20 और 4 24। ठीक है, 24 रुपये की ब्याज बनी। ठीक है, और हमारा ये अमाउंट हमें देना ही पड़ेगा हर साल। तो ये कितना होगा? 400। 400 से हम 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 424 आएगा हमारा। कितना आएगा? 424 रुपये। ठीक है, अब क्या कहा है? 424 रुपये जब हम देंगे तो 848 हमें देने पड़ेंगे टोटल। तो 424 हम दे रहे हैं यहाँ पर टोटल, जब ये मानेंगे। लेकिन हमें देने कितने एक्चुअल में? ये तुम्हारा मानने वाली वैल्यू आई है, मानने वाली। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में कितने दे रहे हैं? तो 848। तो 424 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 848। ठीक है, जब 1% की वैल्यू हमारी 8%, 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 848 में 400 कितना दिया? 424% पैसा दिया है यहाँ पे। ठीक है, 424%। 1% की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 848 और 424। इसको काटेंगे कितना उत्तर आएगा? 2। और जब 100% की वैल्यू निकालेंगे इसमें हम, तो कितना आएगा? 200, यानी कि 200 रुपये प्रति वर्ष हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, 200 रुपये हमें प्रति वर्ष देने इसको पड़ेंगे। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा है, जो फॉर्मूला है इसका, अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो। ठीक है, ऐसे निकालो, वो साधारण है। 4 वर्ष के 100 कर लो। एक पैक 12 मिलेगा, 2 का 8, 3 का 4 और एक लास्ट वाले 0। ठीक है, सब कुछ हम जोड़ेंगे। 424 की वैल्यू किसके बराबर आई? इसके बराबर। 1 की वैल्यू इसके बराबर आएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारी? 200 की। ठीक है, अगला सवाल कौन सा है? एक व्यक्ति 7500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए उधार लेता है, जबकि साधारण ब्याज 6 महीने देनी होती है। जब ब्याज हमारी कितनी हो? 6 माही हो। जब ब्याज हमारी 6 माही दी गई हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? जब ब्याज हमारे, सबसे पहले ये देखो 6 माही है। 6 माही जब ब्याज दी जाती है तो उसकी जो टाइम है वो कैसे लिखेंगे? तो टाइम हम कैसे लिखेंगे? यानी कि एक साल में कितने वर्ष महीने होते हैं? 12। और 6 माही हमारी क्या है? ब्याज है, वो है 6 माही ब्याज देनी है। तो 6 का जब 12 भाग देंगे तो 2 वर्ष। टाइम कितना आ गया हमारा? 2 वर्ष। ठीक है, जब हमारे 6 माही हो तब हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो कितनी हो जाती है? आधी। वो कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। कितनी हो जाएगी? आधी। तो 4% का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 2%। जब 6 माही हो तो दर घट जाती है, आधी हो जाएगी। और जो उसका जो ब्याज, वो जो समय है वो कितना हो जाएगा? 6 माही से 2 वर्ष। यानी कि 6 माही में 12 महीने तो कितना हो जाएगा? 2 बार संभालने पड़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 1 वर्ष के लिए कितने? 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष है, इसमें 1 को गुणा कर देंगे तो 2 वर्ष। ठीक है, इसमें किसमें गुणा कर देंगे? 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष कहा है। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 का गुणा कर देते तो 6 आ जाता। 4 2 होता तो 2 का गुणा कर देते 4 आ जाता। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे सवाल को। अब क्या कहा है इसमें? 2% आ गया। 2% को हम, एक व्यक्ति 7500 रुपये। ठीक है, एक तो और नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उससे हम कर सकते हैं इसको। एक जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो फॉर्मूला में कौन सा लगाना पड़ेगा?
वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, मूलधन गुणा दर प्लस मोल, 1 प्लस दर बटे 100 गुणा 100। इससे करोगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है, 1 प्लस दर का मान 2 आ गया हमारे पास बटे 100 और टाइम 2 आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा अगर लंबा चौड़ा आ गया सवाल, यानी कि इसकी जो संख्या है वो थोड़ी टफ आ गई, तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए मतलब लंबा पड़ेगा, गुणन ज़्यादा होगा उसमें, गुणा वगैरह। तो अब सबसे पहले जो मैंने कल तरीका बताया था, कौन सा बताया था कि 2% हमारे पास क्या है, 2% क्या दे रखा है हमारे पास, 2% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/100, ठीक है। ये क्या है हमारी दर, यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 100 रुपये पे 2 रुपये दे रहे हैं एक साल में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं। तो 1/50 यहाँ लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा 50 रुपये पे 1 रुपये में ब्याज देनी पड़ेगी। 50 रुपये पे 50 रुपये पे 1 रुपये जो हम ब्याज देंगे, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 51। जो 50 रुपये पे 1 रुपये में ज़्यादा देंगे, तो 50 से वो एक साल में कितना हो जाएगा, 51। अगले साल में कितना हो जाएगा, वही 50 से 51। कै साल के लिए दिया है इसमें, 2 वर्ष के लिए कितना दिया है, तो ये तो होगा पहला वर्ष और ये होगा दूसरा वर्ष। अब देखो, अब जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या लिखना है, प्रिंसिपल मूलधन की है ना, 25, 25 से क्या लिखना होगा, प्रिंसिपल, 25 से क्या लिखना है, प्रिंसिपल, और इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 51 गुणा 51, 51 5 25, यानी कि 1 10 से 6 2। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या निकला हमारा, मिश्र धन, क्या निकला हमारा, मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, मिश्र धन अमाउंट जो हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 2 साल में 2500 से हम कितना दे रहे हैं, 2601 रुपये दे रहे हैं, 2601 रुपये दे रहे हैं। 2500 में जो किसी से पैसे लिए तो 2601 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन 2500 का मान तुम्हारे पास कुछ और है, क्योंकि दिया तो हमें कुछ ये है, इसका मान कितना आएगा, 7500 का जब इसका मान आएगा तो कितना आएगा, इसको काटेंगे, ये कट गया, 25 के 75, यानी कि 3 गुना, तो इसका 3 गुना, तो 3 0 18 से ले 2 3 6 7 7803 रुपये, यानी कि जो पूरे देय राशि होगी वो कितनी होगी, मेरा 7803, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कराए जाएंगे अब। चलो अगले सवाल जो टॉपिक है कौन से लिए गए हैं, कौन सा टॉपिक है, ये है अनुपात और समानुपाती वाला है। देखो क्या कहा है इसमें, 4:42 का तृतीयानुपाती, 2:3 का चतुर्थानुपाती क्या है, ठीक है। तो तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होता है, देखो जैसे ए अनुपात बी, ठीक है, ये किस में आते हैं, समान अनुपात में आते हैं। चतुर्थ अनुपात और जो तृतीय अनुपाती होते हैं किस में आते हैं, समान अनुपात में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये किया गया, समान अनुपात लगाया, ठीक है, ये बी और ये सी, ठीक है। ए बी और सी, ये कौन सा हो गया, पहला अनुपात, ए और बी तो दोनों, ठीक है, और ये कौन सा होगा, सी। अब जब इनकी जो पोजीशन सूत्र जो निकल के आता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। यानी कि जो मध्य का अनुपात है और तीसरा अनुपात सी है, ये हमें तृतीय अनुपात ये होता है, ठीक है। तो इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है इसको, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 4 अनुपात बी का मान 42, समान अनुपात, ठीक है, बी का मान फिर क्या है 42 अनुपात सी, सी हमारा कौन सा अनुपात हो गया, तीसरा अनुपात होगा, तृतीय अनुपात, ठीक है। ये कौन सा होता है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात हमेशा निकालना है, ये दोनों कैसे मान है, समान मान है, बीच वाले ये अनुपात, ठीक है, सही, ये समान अनुपात होते हैं। अब जब सी का मान निकालेंगे तो देखो ये सूत्र होता है हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर 42 गुणा 42 बराबर 4 गुणा सी, जो सी का मान निकालेंगे तो 42 गुणा 42 बटे 4, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 21 गुणा 21, यानी कि 441, जो सी का मान आएगा वो कितना आएगा, 441 आएगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये आया कैसे,
ठीक है, ये से हम अब इसको और हम और आगे सॉल्व करके देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी समानुपात को बराबर लिख सकते हैं बी बटे सी। ठीक है, ये अनुपात कौन सा होता है, विद्युत अनुपात का कल पढ़ाया था, विद्युत अनुपात। ठीक है, उसी अनुपात मान रहे हैं। अगला क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है, तृतीय अनुपात में समझ में आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा, बी गुणा बी करेंगे, पंच गुणा करेंगे स्क्वायर और ए गुणा सी। ठीक है, अब 2, 12 और 3 का चतुर्थ अनुपात, 2, 12 और 3 का चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात हम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें लिखा ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ये होगा, ये हमारे अनुपात में पहले और दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, पहले पद, दूसरा पद और तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा हमने निकालना सीख लिया कैसे होता है। अब चौथा तो बिल्कुल नॉर्मल है, कैसे, ए का मान क्या दिया हमारे पास में 2, बी का मान कितना दे रखा 12, 3 का मान, सी का मान 3, तो ए का मान कितना हमारे पास में 2 अनुपात बी का मान कितना देगा 12 समान अनुपात सी का मान कितना देगा 3 और डी चौथा अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इनको इस पोजीशन रख सकते हैं, लिख सकते हैं 2/12 समानुपात को बराबर लिख देंगे 3/d। ठीक है, बस गुणा करेंगे 2 का गुणा डी से हो जाएगा तो 2d बराबर 12 गुणा 3 से हो जाएगा तो 12 गुणा 3। अब डी का मान निकालेंगे तो 12 गुणा 3/2 6 18। डी का मान क्या आ गया 18, चतुर्थ अनुपात हमारा कितना आ गया 18। ठीक है, चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात चलिए कैसे निकालते हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, 950 को ए व बी व सी के बीच 5:11:3 के अनुपात में बांटा जाता है। ए व बी के भागों का अंतर ज्ञात करो, ए व बी के भागों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या कहा है, ए व बी के बीच, ए बी और सी 3 संख्या है जिनको किस अनुपात में बांटा जाता है 5:11:3 में। ए को किस में बांटा है 5, 11 और 3। ठीक है, ए व बीच के भागों का अंतर बताओ, ए व बी, ए और बी के बीच के जो भाग हैं कितना 5, 11 इनका अंतर कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 का मान निकालना हमें। ठीक है, 6 का मान इनके बीच का अंतर कितना आएगा 6। अब बताओ एक चीज बताओ, ये जो हमारे पास दी हुई है इनको हम एक पूरी संख्या बना सकते हैं, अगर इनमें किसी संख्या को गुणा कर दें तो पूरी संख्या बन जाएगी। मान लें, माना कि इसमें x को गुणा करते हैं तो इन टोटल संख्या a का मान कितना आ जाएगा 5x, b का मान कितना आ जाएगा 11x और c का मान कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, इन टोटल संख्याओं को हम जोड़ दें तो टोटल संख्या निकल के आ जाएगी, टोटल संख्या निकल के आ जाएगी 5x 11x कितने हो गए 16, 16 और 3 19, 19x हमारी क्या आ गई है टोटल संख्या, a प्लस b प्लस c को किया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या कहा है सवाल में शुरुआत में 950 को ए व बी, ए व सी के बीच बांटा जाता है, तो ए बी और सी तीनों जब हम जुड़ जाएंगे जब क्या आएगा 950 आएगा, तो 19x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी इसमें 950। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा उत्तर 950 मतलब 19, 19 से काटो 5 और 50 यानी कि 50, x का मान कितना आ गया 50। ठीक है, x का मान कितना आ गया 50, ए का मान या अब ये की वैल्यू कितनी है 5x, ए का मान कितना है 5x, तो 5 गुणा 50 बराबर 250। बी का मान कितना हमारे पास 11x, तो 11 गुणा 5 बराबर 11 गुणा 50 बराबर 11 पंजे 55 550। और सी का मान कितना हमारे पास 3x, तो 3 गुणा 50 बराबर 150। इन टोटल जब जब करेंगे जब उत्तर हमारा कितना आ चाहिए 950। ठीक है, तो 250 और ये कितने होते हैं 250, 800, 800, 150, 950। ठीक है, 950। अब उसमें क्या है
कि ए और बी का जो बीच के जो अंतर है वो कितना है, इनके भागों का अंतर। तो ए और बी इनके अंतर कितना है, यानी कि 550 है और 250 में 100 घटाएगा कितना आएगा 300। अंतर कितना आएगा इनका 300। ठीक है, इसका अंतर कितना है 305 और 11 में से 5 जाते जब 6 का गुणा x से करेंगे 6x कितना आएगा इनका 11x और 5x में से घटाएंगे तो 6x आएगा और 6x का मान हमें निकालना है। तो 6x का मान हम निकालेंगे तो 6 गुणा x की जगह देखो 5 50 है 30 300 होता आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को पहले पढ़ो फिर उसको करो, फिर नहीं होता है तो देखो सीखो, मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करो। ठीक है, जो समझ में आया। अगला सवाल, राम श्याम व मोहन साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि के समयों का अनुपात 1:2:3 है। लाभों का अनुपात 2:3:1 है। निवेशी राशियों का अनुपात ज्ञात करो। निवेशी राशियों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, जो आदमी जितनी राशि लगाएगा जितने समय के लिए लगाएगा उसका उतना ही ज्यादा लाभ होगा, ये हमको पता है। जो राशि जितनी लगाएगा और वो जितने समय के लिए लगाएगा, ठीक है, ज्यादा समय के लिए लगाएगा ज्यादा लाभ होगा, सीधी सी बात है व्यापार में। ऐसा ही इसमें कुछ कहा है, राम श्याम और मोहन। ठीक है, राम श्याम मोहन तुलना करें तीनों की। ठीक है, उनके द्वारा व्यापार शुरू करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई राशि के समय, और हमें इसमें क्या समय बताना है, समय का अनुपात कितना लगाया है इन्होंने 1:2:3, 1:2:3, यानी कि 1 से बड़ा है 2 तो श्याम ने इससे ज्यादा लगाया है और मोहन ने इससे ज्यादा लगाया, तो तीनों ने बढ़ बढ़ के लगाया है। ठीक है, अब क्या कहा है, राशियों का हमें ज्ञात किया करें निवेशी राशियों का अनुपात। तो हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं कि राशि यानी कि राशि कितनी लगाई उसने, राशि को हमारी इसने x रुपए लगाए, इसने y रुपए लगाए और इसने z रुपए लगाए। ठीक है, यानी कि राशियों का अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो x y z का मान ज्ञात करेंगे। मान लिया हमने, क्या मान, माना राशि x r ने लगाए, y s ने लगाए श्याम ने, मोहन ने कितने लगाए z। ठीक है, अब लाभ का हमें पता है। ठीक है, लाभ कैसे निकालते हैं, जितनी राशि होती है, ठीक है, जितनी राशि हमारे पास, जितनी राशि जितने टाइम के लिए लगती है उतना ही ज्यादा उसमें लाभ होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो लाभ इसका कैसे निकालेंगे, एक्स और एस में कर दो तो एक्स, अब इसका निकालेंगे तो 2y, इसका निकालेंगे तो 3, ये क्या आ गया इनका लाभ। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, लाभ का अनुपात तो उन्होंने दिया हुआ है, लाभ का जो अनुपात है वो कितना दिया है 2:3:1। ठीक है, 2:3 ये उसने दिया है और हमने लाभ जो निकाला है वो ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि x का मान किसके बराबर है 2, ठीक, इसके बराबर 2y का मान किसके बराबर है 3 और 3 z का मान किसके बराबर है 1। अब इनका मान निकालो, x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2 आएगा यहाँ पे, y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2 और z का मान निकालेंगे तो 1/3। ठीक है, लेकिन अब अनुपात टोटल निकला नहीं निकला, तो इनका कैसे निकलेगा, निकाला हमने, देखो x अनुपात y अनुपात 3 वो z। ठीक है, यहाँ x का क्या वैल्यू का 2, y का 3/2 और z का 1/3। जब अनुपात हमारे ऐसे आ जाए तो इन अनुपातों को हमें क्या करना है कि जो नीचे की संख्या है इनका क्या ले लेंगे लघुत्तम, 2 का और 3 का लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ रहा है, 2 और 3 का लघुत्तम आता है 6, कितना आता है 6। तो ये सभी संख्या है, इनमें 6 का गुणा कर देंगे, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अनुपात, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 3/2, 3/2 गुणा 6 करेंगे तो 2 से 12 3 9। ठीक है, इसमें 6 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1/3 गुणा 6 2, 3 से 6 हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा। तो क्या है हमारा राशियों का जो हमारा अनुपात है वो कितना आया
यानी एक्स और जेड का मान आ गया, एक्स का मान 12, वाई का मान 9 और जेड का मान 2। इसमें पूछा क्या था कि निवेशी राशियों का अनुपात क्या था। तो निवेशी राशि हमने क्या मानी थी, एक्स वाई जेड ही मानी थी। तो एक्स का मान ये आ गया, वाई का मान ये आ गया, जेड का मान ये आ गया, 12 के बाद 9 था तो 2। ये क्या आ गया हमारे निवेशी राशियों का, जो हमने निवेशी जो राशि राशि जो निवेश की थी व्यापार में, उनका मान अनुपात निकल के आ जाता है। ठीक है, लाभ बराबर क्या होगा, ध्यान रखो कि जितनी राशि लगाई जाती है समय के लिए उतना ही उस पर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अगला सवाल, सवालों को पहले करो, ठीक है, पढ़ के, उसके बाद नहीं हो तो देखो फिर मैं कैसे करवा रहा हूँ सवाल, उस हिसाब से ही सवाल सॉल्व होंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो, अच्छे अच्छे सवाल है, ये लेवल के सवाल है, और जो आप कराए रहेंगे वो लेवल के सवाल है। इतना लेंथी हाई सवाल आएगा नहीं, एक बार दो आए तो आए ऐसा, लेकिन कोई पता नहीं एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। यहाँ से क्वेश्चन, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ए व बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए व बी किसी कार्य को, ए व बी, बी बाव का मतलब प्लस, ए प्लस बी कितने दिन में, 30 दिन में करते हैं। बी व सी किसी कार्य को 40 दिन में, बी व सी कितने दिन में, 40 दिन में करते हैं। सी व ए 60 दिन में, 60 दिन में करते हैं। ए बी व सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब हमें क्या करना है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब क्या बात पूछ रहा है इसमें। अब देखो, सबसे पहले निकालो इसमें टोटल कार्य कि हमारा टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। तो टोटल काम जो हम निकालेंगे, इनका क्या लेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, इसका लघुत्तम। ठीक है, इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 120, कितना आएगा 120 ले लेंगे देख के। ठीक है, 30 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ 4, 40 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा 3, 60 का जब इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा कि ए और बी का जो एक दिन का काम वो कितना है 4, बी व सी का एक दिन का काम कितना है 3, और सी और ए का एक दिन का काम कितना है 2। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो और इन तीनों को जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 और 7 9। ठीक है, एक ए ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए 2a 2b और 2c। ए प्लस बी प्लस सी, दो इसमें से कॉमन लिया, 9 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। यानी कि एक दिन का काम कितना करेंगे, 9/2 काम करेंगे। कौन, ए बी और सी, एक दिन का काम। एक दिन का जो टोटल काम वो कितना आएगा 9/2 होगा। किसका, ए प्लस बी प्लस सी। अगर एक साथ तीनों काम करेंगे तो एक दिन में 120 का कितना करेंगे, 9/2 काम करेंगे। लेकिन उसमें पूछा क्या है कि तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, टोटल काम हमारे पास कितना है 120, और एक दिन का काम कितना है 9/2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 120 हमारे पास एक ही संख्या है तो इसके नीचे अगर हम एक रख लें कोई दिक्कत नहीं, 9/2। जब इस संख्या का इसमें भाग करेंगे तो कैसे हो पाएगा, 120/1 गुणा, गुणा करेंगे। जब भिन्नों का जब हम क्या करते हैं भाग देते हैं तो इस भिन्न का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा होगा तो 2 ऊपर बन जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा, ये 2 ऊपर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, 3 से काटेंगे 40 और 3। ठीक है, अब काटेगा नहीं तो कितना आएगा 80/3, कितना आएगा 80/3। यानी कि 80/3 दिन में ए और बी और सी इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल,
अगला सवाल क्या कहता है, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं खेत को 43 दिन में जोतते हैं, ठीक है, खेत को 43 दिन में जोतते हैं, तो 5 पुरुष व 6 महिलाएं इस खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। क्या कह रहा है, यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं, या का मतलब हो गया या तो पुरुष या महिलाएं, या तो पुरुष या फिर महिलाएं, यानी कि 3 पुरुष यानी कि 3 मेल बराबर 5 फीमेल, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, जो कितना आएगा, तो m बटे f 5 बटे 3, ठीक है। या तो 3 पुरुष हैं या 3 महिलाएं हैं, और टोटल जो काम है उसको कितने दिनों में कर रहे हैं, वो 43 दिनों में, कितने दिनों में कर रहे हैं, 43 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने सवाल सूत्र पढ़ा था कल, कौन सा, एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डी एच बटे डब्ल्यू, ये किया था, ठीक है। कार्य हमारे पास एक है, ठीक है, डे कितने हैं, 43, ठीक है, डे कितने हैं, 43। अब यहाँ पे मैन कितने हो गए हमारे पास, या तो 3। अब देखो एक चीज यहाँ पे कि जब सवाल में या लग जाए, जब सवाल में क्या लग जाए, या लग जाए, तो हमेशा इनका गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, इनकी इफिशियंसी का क्या करना है, गुणा करना है। और वाह और लग जाए, ठीक है, तो क्या करना है, प्लस लग जाए, ठीक है, प्लस करना है। कैसे करना है, देखो हमारे पास टोटल जो मैन है वो कितने हैं, 3m और 5f है, ठीक है, 3m गुणा, ठीक है, 3m यानी कि 3 तो क्या है हमारे पास, महिला पुरुष है, और f कितने का हमारे पास, 5 महिला है, ठीक है, 5 महिला है, तो 5, ये हो गया क्या इनका गुणा, ऐसे, ठीक है। और डे कितने हमारे पास, 43, डे कितने हैं, 43। अब इधर इधर वाली जब बात आती है कि तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी कि 5m प्लस 6 फीमेल, ठीक है। अब इनकी जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो 5 गुणा m का मान कितना देगा यहाँ पे 5, ये इसीलिए निकाला कि इसका सॉल्व करने के लिए, ठीक, प्लस 6 गुणा f का मान 3, तो टोटल कितना आ गया, 25 प्लस 18 बराबर 43, ठीक है, बराबर क्या आ गया, 43। एम यहाँ टोटल जो एफिशिएंसी, टोटल जो यहाँ क्षमता है आदमियों की या व्यक्तियों की, वो कितनी है, 3, यानी कि 3 कौन है हमारे पास, मैन है, और 5 कौन है, फीमेल। तो 5 और 3 कितने, 5 गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, या, ठीक है। लेकिन जब इधर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, डी हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना 43 आ गया, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है, यहाँ टोटल जोड़ के कितना आएगा, 43 गुणा डी की वैल्यू हमने निकालनी है, कितने दिन में करेंगे इतना काम, इतने लोग, ठीक है। तो 3 गुणा 5 गुणा 43, 43 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 43 के इसमें भाग दे देंगे, बराबर डी, 43 से काट गया तो डी बराबर 15, तो डी बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है। डी बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है। ध्यान रखना है जब या लगा हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे, यही सूत्र लगाया है हमने, यहाँ यहाँ बराबर करके, ठीक है। एच का मान यहाँ दे रखा था, एच को छोड़ो, डब्ल्यू का मान 1 दे रखा था कि एक ही किसी कार्य को, तो किसी कार्य मतलब एक कार्य, वही कार्य करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, समान कार्य नीचे वाला, ठीक है। एच दे रखा था, एम यहाँ पर 3 गुणा 5, कब लिखे हैं ये, एम का मतलब क्या होता है, ठीक है, टोटल कार्य, ठीक है, वो एम का मतलब टोटल जो हमारे पास जो व्यक्ति थे उनकी संख्या, ठीक है, एम वन, और इधर एम टू हमारे पास टोटल वो क्या, ये किस में दे रखे थे, और या में रखे थे, तो या का मतलब यहाँ क्या करना है, गुणा, और वा दे रखा था यहाँ, तो यहाँ क्या करना है हमारे पास, जोड़, तो इनका जोड़ के हमने 43, ठीक है। अगला सवाल,
अगला सवाल एक व्यक्ति, अगला सवाल ये कहता है एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 15 kmph की चाल से तथा रुक रुक कर 12 किलोमीटर की औसत चाल से, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है जो बिना रुके चल रहा है, यानी कि लगातार जा रहा है, जब उसकी औसत चाल कितनी निकल के आ रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और जब वह रुक रुक कर चल रहा है तो उसकी औसत चाल कितनी आती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ। सीधी सी बात है, जब जल्दी जल्दी जाएगा रुकेगा नहीं कहीं तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा यानी 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेगा। और अगर वह रुक रुक कर जाता है तो उसकी जो औसत चाल आएगी वो कम आएगी, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा 12 किलोमीटर, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। चाल चलता है तो ज्ञात करो प्रति घंटे वह कितनी देर के लिए रुकता है, यानी कि हर घंटे वह कितने टाइम के लिए रुक रहा, ठीक है। माना कि कोई दूरी हमारे पास कितनी है, माना कोई दूरी हमारे पास कितनी है x, ठीक है, x है, ठीक है। अब वह रुक कितना रहा है, अब उसमें क्या ज्ञात करना है, हमारे पास चाल दी हुई है, दूरी बटे चाल का सूत्र क्या होता है समय, ठीक है। तो जब वह तेज चलता है, जब वह नहीं रुकता है, जब वह नहीं रुकेगा, जब वह नहीं रुकेगा तब उसकी जो समय आएगा वो कितना आएगा, नहीं रुकने का समय, नहीं रुकने का समय कितना आएगा x बटे, ठीक है, और रुक कर कितना आएगा x बटे 12, ठीक है। जब रुक जाता है, जब समय कितना आएगा उसका x बटे 12, और जब नहीं रुकता है तो x बटे, ठीक है, यहाँ तक आया क्लियर। अब दोनों का जो अंतर है वो कितना है, तो दोनों का अंतर भी तो आएगा, ठीक है। एक तो रुक के तेज जा रहा है तो एक रुक रुक के जा रहा है, तो उनमें कितना अंतर लग रहा है समय का, तो समय का जो अंतर निकालेंगे तो x यानी रुक रुक के x बटे 12 बटे x बटे 15, ये तो कौन सा है जो बिल्कुल नहीं रुकेगा तो इसका कोई समय नहीं है, और ये कौन सा रुक रुक के जा रहा है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। अब इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 15 और 60 का लगभग तो कितना था 60, यहाँ कितना आएगा 12 पंजे 60, 5 चौका 60, यानी कि 5x और x बराबर x बटे 60, टोटल इतना टाइम लगेगा। यानी कि जब व्यक्ति बिना रुके जा रहा है और जो रुक रुक के जा रहा है, ठीक है, तो उन दोनों का जो समय का अंतर है, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं फर्स्ट जल्दी जल्दी, ठीक है, और 1 किलोमीटर फिर मैं जा रहा हूँ हर जगह रुकता हुआ, तो एक जगह पहुँच रहा हूँ 10 मिनट में और एक जगह पहुँच रहा हूँ 15 मिनट में, तो 15 में से जब 10 को घटाएंगे 5 निकल के आएगा, तो वही हमने यहाँ पर निकाला है x बटे 60, ठीक है, यहाँ हमारा वही निकाला। अब बताओ वह प्रति घंटे कितनी देर के लिए रुकता है। अब देखो ये टोटल हमारा टाइम कौन सा आ गया, जो जितना टाइम वह रुका है, अब प्रति घंटे के लिए वह रुकता है, तो रुक रुक कर कौन सा टाइम चल रहा है हमारा, हर टाइम तो ये रुक रुक के जा रहा है, ठीक है, तो इसका इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे x बटे 60, ये कौन सा है जितने टाइम रुका है, लेकिन इसका भाग देंगे क्या नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तो रुका ही नहीं, रुका तो वो यहाँ है x बटे 12 टाइम है, x बटे 12 टाइम ही तो रुका है, ठीक है, रुक रुक कर जो चल रहा है x बटे 12 जो टाइम है इसका इसमें भाग दे देंगे, x बटे 12 का इसमें भाग देंगे, x से x कट जाएगा, ठीक है, भाग देने का बताओ तुम्हें x बटे 60, ठीक है, x बटे 12 का भाग दिया तो भाग x बटे 12, ऐसे सीख लो भाग कैसे करने का, x बटे 12 का मैं भाग दिया x बटे वो x बटे 60 का भाग दिया x बटे 12 का, जब यहाँ पर हम भाग देते हैं तो x बटे 60 ऐसे लिख दिया, ठीक है, भाग को गुणांक में बदल देंगे, ये संख्या है x बटे 12, इसको ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, 12 ऊपर पहुंच गया x नीचे आ गया, ठीक है, x से x कट जाएगा, 12 बटे 60 बराबर 1 बटे 5, 1 बटे 5 क्या हुए घंटे, 1 बटे 5 घंटे आ गए, यानी 1 बटे 5 घंटे के लिए वह रुकता है, हर घंटे प्रत्येक घंटे 1 बटे 5 घंटे के लिए रुकता है, तो 1 बटे 5 घंटा इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटे 5 गुणा 60, 12 मिनट, यानी कि हर घंटे हर हर जो रुक रुक कर जाता है वह
प्रत्येक घंटा अगर रुक रहा है तो कितना टाइम लगता है? 1 घंटे के लिए 12 मिनट। 1 किलोमीटर चला, 12 मिनट रुका, 1 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर रुका, कितना चलता है, ठीक है।